तो रुझानों में बहुमत के करीब बीजेपी नजर आ रही है और हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ेंगे जिनका हम जिक्र करेंगे। और बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कुंदन पंजाबी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और जलाल चौधरी भी जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो देखिए धीरे धीरे जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। जलाल चौधरी का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले हम राजनीतिक विश्लेषक का रुख कर लेते हैं, राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, बहुत ही दिलचस्प पूरा इलेक्शन रहा है, बहुत बयानबाजी हुई है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी से ज्यादा बयानबाजी आप और कांग्रेस के बीच में देखी गई है। लोकसभा इलेक्शन में जो दोस्ती थी वो विधानसभा इलेक्शन में टूट गई और ऐसे तीखे वार किए गए कि सुनते ही बन रहे थे। पहला रिएक्शन आपका, जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तो बिल्कुल कांग्रेस ने भूमिका निभाई है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कांग्रेस ने जिस शिद्दत से चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, पर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो ज्यादातर कॉमन वोटर है, उनके ज्यादातर विधायक जो अभी इलेक्शन में लड़ रहे हैं वो लोग भी लगभग पुराने कांग्रेस के आधे लोग हैं जो कांग्रेस से निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जिस तरीके का इलेक्शन लड़ा था, आम आदमी पार्टी का वोट कटा, उसकी वजह से बीजेपी को उसका एज मिला, फायदा मिला। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके दिल्ली के अंदर कोई कार्य नहीं किया, जिस तरीके नालियां सड़कें टूटी हुई है, सीवर बह रहा है, गंदा पानी लोगों के नलों से बाहर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी के जो नेताओं के वक्तव्य, उनके झूठ से दिल्ली की जनता जो त्रस्त हुई है, उसमें सब चीजों ने मिलकर काम किया और दिल्ली की जनता ने इस बार ये ठाना कि मोदी जी की गारंटी विश्वास करें, भाजपा की सरकार को लेके आए और विकास जो आने वाले टाइम में जो भाजपा की अगर सरकार बनती है तो तेजी से जो विकास बनेगा, आने वाले 25 साल भाजपा की सरकार को हिला नहीं सकता दिल्ली से। बिल्कुल। और देखिए ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ग्राफिक्स के जरिए कुछ तैयार किया हमने दर्शकों के लिए, तो ये देखिए आपको दिखा रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीटों से आगे इस वक्त रुझानों में, 32 सीटों से बीजेपी आगे नजर आ रही है, जिसकी बहुमत के आंकड़े को टच करता हुआ ही नजर आ रहा है, करीब करीब पहुंच चुका है, और कांग्रेस 1 सीट। लेकिन ये देखना होगा कि अभी और कितने बदलाव होंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये तैयार किया गया है। अगर हम बात करें दिल्ली की सीमाओं से जुड़े राज्य की, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 27 साल में 3 बार बीजेपी सरकार बना चुकी है। इसके अलावा 27 साल के भीतर हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना चुकी है। तो दिल्ली से सटे राज्यों को अगर हम देखें तो यहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली में इसका असर कितना ज्यादा होता है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, जलाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख भी है, बीजेपी के प्रवक्ता। गुलरेज जी, दिल्ली के आसपास तो आपकी सरकार है, लेकिन दिल्ली में कितने कॉन्फिडेंट है इस बार? गुलरेज जी, आप तक आवाज? हाँ, बोलिए। रुझान में तो करीब करीब आप पहुंच ही चुके बहुमत तक। देखिए, परसों रात को ही मैंने कहा था कि हम दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। परसों ही ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा था कि आतिशी भी हार रही है, केजरीवाल भी हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं, सत्येंद्र जैन और जैसे लोग भी हारेंगे, और इनके दूसरे भी जो बड़े चेहरे हैं वो सब के सब निपटने वाले हैं, क्योंकि इनके खिलाफ भयानक जन आक्रोश है। एक चीज होती है एंटी इनकम्बेंसी होना, और एक चीज होती है कि जन आक्रोश होना। तो ये जो तथाकथित आम आदमी पार्टी थी, उसके खिलाफ तो आम आदमी में जन आक्रोश चल रहा था। और जब आप घूम रहे थे दिल्ली की गलियों में, तो जो भी घूम रहे थे वो यही कह रहे थे कि बहुत भयानक एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि गुस्से की एक लहर नजर आ रही है, और वो जो गुस्से की एक लहर थी वो आज नतीजों में नजर आ रही है। और आप देखेंगे कि शाम तो बीजेपी को बहुमत रुझानों में बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में वोटों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन इस बीच रुझानों में बीजेपी की बल्ले बल्ले, क्योंकि बीजेपी को बहुमत रुझानों में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तमाम गेस्ट। लेकिन एक कमेंट में जरूर गुलरेज जी से लेना चाहूंगी। डॉक्टर गुलरेज हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर गुलरेज, बल्ले बल्ले बीजेपी की रुझानों में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो शुरू दिन से यही कह रहा हूं कि जो स्थिति है कांग्रेस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो डुओ हैं, इन डुओ की स्थिति दिल्ली में बहुत खराब है। और जब मैं घूम भी रहा था ना दिल्ली की गलियों में, जब मैं ऑटो वाले से बात कर रहा था, रिक्शा वाले से बात कर रहा था, पान की और चाय की दुकान पर खड़े होकर बात कर रहा था, तो लोग कह रहे थे कि नहीं, केजरीवाल तो नहीं, आम आदमी पार्टी तो नहीं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत बेवकूफ बनाते हैं। तो जब ऐसी हवा चलती है ना किसी दल के खिलाफ,
तो फिर वो उसको बिल्कुल सो कहते हैं कि नेस्तो नाबूद करने वाली स्थिति में बदल जाती है, और वही स्थिति हमको आज परिणाम में दिख रही है। बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। आप, बहुत स्वागत है आपका कुंदन जी। और पहले आप जलाल जी के पास चलते हैं, आप प्रवक्ता हैं आप। जलाल जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आम आदमी पार्टी का मुख्य जो चेहरा है अरविंद केजरीवाल, जब वही पीछे चल रहे हैं तो भरोसा कैसे हो जाएगा आप पर। और अभी आपने सुना है जब गुलरेश जी का ये कहना है कि चाय की टपरियों पे बैठे व्यक्ति भी कह देते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर अब भरोसा नहीं है। जो तमाम पिछले कुछ केस चले हैं, जेल की हवा भी खानी पड़ी, जिन बड़े चेहरों के नाम की चर्चाएं जोरों शोरों से होती थी, उनको लेकर भी तमाम सियासी वार पलटवार हुए हैं। तो रुझानों में फिलहाल अभी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर बहुमत के आंकड़े तक है, और ये रुझान है। अभी जो सटीक नतीजे आएंगे वो बताना बाकी है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बना रखी है। जलाल जी, आपका रिएक्शन। देखिए, आपने और जितने भी बीजेपी और कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता साथी हैं हमारे साथ, हमने सबकी बातें सुनी, लेकिन अभी ये सिर्फ रुझान है, और बीजेपी को जो रुझानों में बहुमत दिख रहा है ये कुछ ही घंटों बाद बदल जाएगा। क्योंकि पिछले 2 चुनाव आप उठाकर देखिए, हमेशा एग्जिट पोल और रुझानों ने हमें कम करके आंका और हमें पीछे दिखाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पे विश्वास जताया और दोनों बार भारी बहुमत। अरे सर, अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताया ठीक है, लेकिन जो नाम लिया जा रहा है बार बार वही पीछे चल रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पीछे चल रही हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। गिनती शुरू हुई है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये तस्वीर आपको बदली हुई दिखेगी और बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। और ये सभी कयास हैं, एक व्यक्ति जो पूरे सिस्टम के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता हुआ इतने सालों से दिल्ली में आधी पावर की सरकार चला रहा है। आप उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हैं? इन्होंने उन्हें झूठे केस में जेल के अंदर डाल दिया। एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जब ये रिजल्ट, एक रिएक्शन राकेश गोयल जी से भी। राकेश जी, देखिए, झूठा कोई केस नहीं है, केस बिल्कुल सच्चा हुआ। शराब के अंदर दिल्ली की जनता को डुबो दिया, और केजरीवाल जी खुद कहते थे अगर दिल्ली की जनता अगर मुझे भ्रष्टाचारी समझती है, दिल्ली की जनता अगर मुझे चोर समझती है, नकारा समझती है, तो मुझे वोट मत देना। मुझे दिल्ली की जनता का जो मत है वो बता देगा कि मैं चोर हूं, भ्रष्टाचारी क्या हूं। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने आज बता दिया कि दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारी ही समझती है, इसी वजह से वो पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। ठीक है, लेकिन राकेश जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है वोटिंग में। तो जब ऐसा होता है कि महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होती है पुरुषों के कंपैरिजन में, किस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद होती है? देखिए, जो महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्य करती है उस पार्टी को वोट ज्यादा मिलती है। बीजेपी ने कार्य किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, हमें समाती मालीवाल को नहीं भूलना चाहिए। किस तरीके सीएम हाउस के अंदर केजरीवाल ने अपने घर के अंदर जैसे उनकी पिटाई कराई, उनके कपड़े फड़वाए, एक महिला का अपमान किया, अपने एमपी महिला का अपमान किया, और उसी ओएसडी को फेवर देते हुए पंजाब की पूरी जेड पर सिक्योरिटी दे दी, पंजाब का पूरा पैसा उसको बचाने में खर्च कर दिया, बड़े बड़े वकील खड़े कर दिया और उस महिला के साथ खड़े नहीं हुए। तो इस तरीके कलंकित किया अपने चेहरे को भी और उसे अपनी सोच को भी, और दिल्ली की जनता ने इसका जवाब दिया। दिल्ली की जनता इतनी जल्दी भूलती नहीं है, वो समझती है कि इस तरीके महिला विरोधी उन्होंने कार्य किया है। और स्वाति मालीवाल ने बार बार अपनी इस आवाज को बुलंद किया, और अपने जिस तरीके कभी पानी लेके, गंदा पानी लेकर केजरीवाल जी घर पहुंची, तो इसने केजरीवाल जी पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो पुरुषों ने ज्यादा वोटिंग की थी, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। इस बार कहा जा रहा है महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है, कुछ परसेंट जो है महिलाओं का ज्यादा इसमें वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है। तो ऐसे में फायदा किसको होगा, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। हालांकि हम सिर्फ संभावनाओं पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी कुंदन जी से भी। कुंदन जी, आप क्या समझते हैं कि, क्योंकि अभी देखिए रुझानों में कांग्रेस एक, जो कि उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, ना कहीं एग्जिट पोल्स में ज्यादा नजर आए थे कि एक सीट पर तो कांग्रेस आ चुकी है, कहां गई कांग्रेस दिल्ली में? कांग्रेस पार्टी पहले भी हम तीसरे स्थान पर रहे थे, और अब भी एक सीट लेके कांग्रेस पार्टी जो है सामने नजर आ रही है। निश्चित रूप से दिल्ली में सीट है कि कांग्रेस एक इकलौती ये सीट है जिस पर आगे बढ़ रही है। अब देखना, ये कहीं कांग्रेस के खाते में तो नहीं चले
आती है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाँ, इस सीट पर बहुत मेहनत कांग्रेस ने किया है। लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो तारीफ करनी होगी, क्योंकि देखिए रुझान तो बहुमत बता ही दिए हैं बीजेपी के, लेकिन अब क्योंकि ईवीएम खुल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ईवीएम खुलने के बाद क्या ये नतीजे इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं या इसमें बदलाव होता है। रविंद्र, ये ममता हमारी सहयोगी जो कि रिजल्ट हब से जुड़ी हुई है और जो सबसे पहले सटीक जानकारी दे रही हैं कि कौन किस सीट से आगे कौन किस सीट से पीछे। हालांकि वो भी ये कह रही थी कि अब ईवीएम खुलने शुरू हो चुके हैं, तो ये देखना होगा कि ईवीएम के खुलने के बाद कौन आगे है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दिल्ली का दंगल किसका होगा मंगल, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन रुझानों में बहुमत के आंकड़े को छूती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और संदीप पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं काउंटिंग सेंटर के पास से, सीधे उनके पास। संदीप, क्या हालचाल? देखिए, दिल्ली में अभी तक जो रुझान आए उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अभी 24 सीटों पे आगे चल रही है। लेकिन बात करें सबसे उलटफेर ये है कि आम आदमी पार्टी के जो भी दिग्गज हैं वो सभी रुझानों में पीछे दिख रहे हैं। हालांकि ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो रही है, उसके नतीजे पहले राउंड के आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने वोट से सटीक तौर पे आगे है। लेकिन अभी तक के जो रुझान आए हैं बैलेट के, उसमें भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर लीड कर रही, जबकि आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर। हम इस समय मौजूद है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, जो कि दिल्ली की हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल मैदान में है, वहीं बीजेपी से प्रवेश वर्मा, जबकि कांग्रेस से संजीव दीक्षित मैदान में है। और यहाँ पर केजरीवाल रुझानों में पीछे चल रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि ईवीएम की वोटिंग की काउंटिंग बाहर आएगी, उसके रिजल्ट जो है फर्स्ट राउंड के बाहर आएंगे, तो इसमें कौन आगे होता है। लेकिन जैसे रुझान मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए, ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज दोपहर बाद हो जाएगा। 99 महिलाएं भी इस बार मैदान में हैं। ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हार्ड सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल मैदान में हैं और वो रुझानों में फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल बढ़त बना पाते हैं या बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर लीड करेगी। 13 राउंड की यहाँ पे ईवीएम के जरिए काउंटिंग होनी। आप सीधे रुक करेंगे। हम इस वक्त हमारे साथ फराह खान जुड़ी हुई हैं। फराह, कहां पर मौजूद है और क्या सियासी वहां पर घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है वहां कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो चाहे बीजेपी के हों। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर हूँ और यहाँ पर जो है तैयारियां तो पूरी की गई है, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो एग्जिट पोल से मिलते जुलते ही सामने आ रहे हैं। अभी बीजेपी जो है वो लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हम मेन चेहरों की बात करें वो भी पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ा झटका है। अगर ऐसा हो जाता है तो जो एग्जिट पोल साफ तौर पर दावा कर रहे हैं वो पूरा होता नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर जो है तमाम तैयारियां पार्टी की तरफ से की गई है। सुबह से ही कई बयान पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा जो एक हम कह सकते हैं सियासत का चेंज होगा, तरीके से जो है वो सियासत का जो समीकरण है वो बदल जाएगा अगर ऐसा होता है। क्योंकि 27 साल बाद ये देखने को मिलेगा कि जो बीजेपी है उसका कमल जो है वो दिल्ली में खिलेगा। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन शुरुआती रुझानों के हिसाब से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार पीछे दिखती नजर आ रही है। रुझानों की बात तो हम कर ही रहे हैं कि 43 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है और 22 सीटों पर आप है और कांग्रेस अभी भी एक ही सीट पर आगे बढ़ी हुई है। हम अभी कुछ देर पहले राकेश जी से भी बात कर रहे थे, जब महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर बात हो रही थी। कुंदन पंजाबी जी भी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता। आप कुंदन जी, राधिका खेड़ा बहुत बड़ा नाम है जिन्हें कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से परेशान होना पड़ा
उन्होंने कहा कि उन्हें मेंटली हैरेस किया गया है जब छत्तीसगढ़ वो गई थी किसी काम की चलती, और उसके बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गई थी। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई महिला विरोधी घटनाएं होती हैं तो पार्टी के अंदर उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, और एक्शन अगर लिया भी जाता है उसके बावजूद उस नेता को या उस प्रवक्ता को मना नहीं पाती है पार्टी कि पार्टी छोड़कर ना जाए, उसी में रहे, उनको छोड़कर जाना पड़ता है। के अंदर पूरी शिद्दत के साथ में चुनाव लड़ा है और वहां पे हमें आशानुरूप परिणाम नहीं मिल रहे, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां पे निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर खोने के लिए कुछ भी नहीं था जी। हम सिर्फ पाने की ओर बढ़ रहे थे और अभी एक सीट पे रुझानों में दिख रहा है। हो सकता है स्थितियां परिस्थितियां आने वाले समय में बदलें और कांग्रेस पार्टी और बेहतर करने की स्थिति में आए। और जहां तक इनके कांग्रेस छोड़ के जाने का सवाल है, चुनाव का समय होता है, चुनाव के समय पे कई चेहरे जो हैं रंग बदलते हुए दल भी बदलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से उनके ऊपर विचार भी किया होगा। और अब जो स्थिति बन रही है इस समय दिल्ली चुनाव के अंदर जी, हमारी कांग्रेस पार्टी उस पर निश्चित रूप से चिंतन और मनन करेगी कि हमसे कहां बार बार चूक हो रही है और क्यों हम जनता की पसंद नहीं बन पा रहे हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से चिंतन भी करेगी। जनता की पसंद नहीं बन पा रहे, देखना होगा ना सर। अभी हाल ही में जब सत्र चल रहा था उसमें जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एक बयान ऐसा आता है जो वाकई में हैरान करने वाला होता है। बेचारी शब्द राष्ट्रपति के लिए, उनके भाषण को उन्होंने किस तरीके से कहा कि बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। तो इस तरीके के जब बयान आएंगे वो भी मुख्य नेताओं के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि अवहेलना तो होगी ही ना पार्टी की। फिर बहुत गलत तरीके से देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और सभी लोगों ने इस चीज की भर्त्सना भी की कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ के सहारे किसी भी चीज को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन जनता इस चीज को समझती है। सोनिया जी ने कोई ऐसा गलत बयान करने की कोशिश नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि थकी थकी सी, उसका दूसरा रूप भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने देने की कोशिश की और जनता ने नकार दिया उसको। देखिए, इस बार महिला जो वोट बैंक है वो राजधानी में बहुत अहम है और इसलिए हमारी ये चर्चा हो रही है। लेकिन मैं गुलरेज जी से भी कमेंट चाहूंगी। गुलरेज जी, हालांकि अभी मुख्यमंत्री के रेस में 3 प्रमुख चेहरे जो है हम देख पा रहे हैं रेस में, रमेश बिधूड़ी का भी नाम जिसमें कि शामिल है, लेकिन महिलाओं को क्या मौका देगी बीजेपी दिल्ली में? मिल सकता है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी है, एक आम कार्यकर्ता को आपने मध्य प्रदेश में देखा कि डॉक्टर मोहन यादव को किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाया, जो चौथी पंक्ति में बैठे थे मंच पर उनको सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया। तो बीजेपी के विषय में तो आप ये सोच सकते हो कि कोई महिला भी बन सकती है, कोई पिछड़ा भी बन सकता है, कोई एससी भी बन सकता है, कोई जनरल भी बन सकता है। तो ये एक हमारा सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय के बाद आपको जल्दी ही नजर आएगा, बहुत समय नहीं लगता बीजेपी में इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अब इंतजार करना होगा कि आखिर कौन होगा चेहरा, क्योंकि बहुत जरूरी है चेहरों पर भी बात करना, क्योंकि वोट जनता चेहरों को देखकर भी देती है कि अगर हम वोट डाल रहे हैं तो फिर हमारा मुखिया कौन होगा। लेकिन राकेश जी, आपको क्या लगता है कि इस बार व्यापारी वर्ग से लेकर महिला वर्ग के लोग या जो यंगस्टर्स है उन पर किसका कितना असर हुआ है? देखिए, काफी चीजों का उस पर असर हुआ। पहले तो दिल्ली के विकास से लोग संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए आम आदमी पार्टी को नकारा। दूसरा, जो बजट आया, जिस बजट में अब देखा आपने किस तरह टैक्स के अंदर छूट मिली, व्यापारियों के अंदर कुछ लाभ की अभी योजनाएं और भी आएंगी, अभी आप देखेंगे। तो वो सब चीजें एक इंडिकेशन था कि व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र हो, चाहे एक आम नागरिक हो, वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट देने के लिए तत्पर दिखा। और जब मोदी जी ने कहा मेरी गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने ज्यादा विश्वास किया बनिस्पत की आम आदमी पार्टी की किसी गारंटी पे, क्योंकि इनका तो एजेंडा लोगों को समझ आया कि ये हिट एंड रन पॉलिसी अपनाते हैं, आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं, मुकर जाते हैं। तो उससे लोग तरसते, तो लोगों ने विश्वास भाजपा पे किया और ये उसका नतीजा अभी दिख रहा है, रुझानों के अंदर दिख रहा है। थोड़ी देर में मुझे लगता है ये परिणामों के अंदर भी आ जाएगा, तो सरकार भाजपा की बनती नजर आ रही है। राकेश जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जिस तरीके से जांच हुई
और उसके बाद वो जेल से बाहर भी आए, दोबारा अपना कैंपेन शुरू कर दिया। यहां पर उन्होंने हर मंच से इमोशनली अटैच होने की कोशिश की जनता से। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष भावना से, राजनीतिक भावना से ये सारे एक्शन करवाए हैं। और जैसा कि कुछ देर पहले भी हमारी एक बात हो रही थी, जब आपके प्रवक्ता का ये कहना था कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो कोई भी जांच एजेंसी हो, सभी बीजेपी के सामने नतमस्तक हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, सब स्वतंत्र, जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है अपने आप में। एसीबी बाकी जितनी भी संस्था होती है स्वतंत्र होती है। सरकार के सीबीआई या ईडी पे कोई कंट्रोल ज्यादा इस तरीके का नहीं होता। ये अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो देखो जांच से भुगतना पड़ेगा। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर ही आम आदमी पार्टी की कारों के अंदर से पैसा मिल रहा है, शराब की बोतलें बरामद की जा रही है, तो ये भ्रष्टाचार तो खुद कर रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ ये एक एजेंडा ये चलाते हैं कि सिर्फ दूसरे के ऊपर या भाजपा के ऊपर, क्योंकि सेंटर के अंदर उनके पावर ज्यादा है तो उसके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए। जब भ्रष्टाचार करोगे तो भुगतना पड़ेगा। आपने जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार किया, आपने स्वास्थ्य के अंदर भ्रष्टाचार किया, आपने शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार किया, आपने यमुना साफ करने के नाम पे जो 7,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, वो पैसा पता नहीं लगा कहां चला गया। ठीक है, तो ये जितना पैसा अपने एड पे खर्च करते हैं, अपने आप को चमकाने में खर्च करते हैं, तो अगर देश की जनता के कल्याण में खर्च करते हैं तो शायद परिस्थिति कुछ चेंज होती। बिल्कुल। डॉक्टर गुलरेज जी, आप पार्टी ने कहा कि उन्होंने बेहतर काम किए, जनता ने पसंद किया और बीजेपी को ये देखा नहीं गया। यह भी कहना है कि जो जो उनके दायरे में आते उन्होंने बेहतर काम किए, लेकिन जहां पर केंद्र का कहीं भी हाथ होता है वहां पर काम जरूर बिगड़ता है और नाम आप पार्टी के ऊपर आ जाता है। हालांकि केंद्र के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां पर काम नहीं होते, यह भी दावा किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल खुले मंच से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को, दिल्ली की सरकार को केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, जनता विरोधी पार्टी है ये। देखिए, वो जो कह रहे हैं ना, ट्विस्ट करके कह रहे हैं, असलियत ये है कि आम आदमी पार्टी को और उस समय की दिल्ली की सरकार को केंद्र सरकार और एलजी साहब भ्रष्टाचार नहीं करने देते थे। काम तो करने दे रहे थे लेकिन चोट्टे नहीं करने दे रहे थे, पैसा नहीं खाने दे रहे थे, शराब के धंधे नहीं करने दे रहे थे, जल बोर्ड में जिस प्रकार की अनियमितताएं थी वो नहीं करने दे रहे थे। बार बार इनको प्रेस करते थे कि पॉल्यूशन के इश्यूज को टेकल करो, यमुना के जो इश्यूज है को टेकल करो। वो सब जो चीजें थी ना जो नहीं कर रहे थे उस पर कहते थे, भ्रष्टाचार रोकते थे। और आम आदमी पार्टी की बातों को और अरविंद केजरीवाल की झूठ को तो आज दिल्ली की जनता ने सरासर नकार दिया। अब तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि शाम तक तो स्थिति यह बन जाएगी मैडम कि बुरी तरह से क्रश डाउन हो जाएंगे ये लोग, धराशायी हो जाएंगे, भड़बड़ा के गिरने वाली आम आदमी पार्टी। जलाल जी, अभी ये देखा जा रहा है कि बीजेपी 45 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए, रुझानों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई में थोड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर रह गई है रुझानों में आगे, और जो बीजेपी है वो 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बड़े चेहरे अगर पीछे चल रहे हैं तो विश्वास कहां पर होगा, क्योंकि अगर बड़े चेहरों पर ही जनता मुहर नहीं लगा रही है और उसके बाद भी अगर आम आदमी की पार्टी की जो सीटें वो बढ़ जाती हैं तो भी कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है पूरी पार्टी के लिए। प्लानिंग के तहत शुरू से किया गया। नई दिल्ली विधानसभा में हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे मतलब वोट काटे गए और एक माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। बट मुझे हम सबको पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम की राजनीति की है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, एक पॉजिटिव राजनीति की है। हमने कभी वाद विवाद और जो अन्य पार्टियां करती आई है उन चीजों में विश्वास नहीं किया, लोगों के जनहित के कार्य किए हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जब आप लोगों ने देखा कि देश में लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद 6 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होता है, और हमने हमेशा जो देश की हवा थी जिसमें कह रहे थे कि मोदी की हवा है, मोदी जी की लहर है, और उस लहर के बावजूद 62 और 67 सीटों के साथ 2 बार सरकार हमने बनाई। तो मुझे लगता है कि अभी काउंटिंग शुरू हुई है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की जनता काम की राजनीति को जरूर समर्थन देगी और दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ है। ठीक है, आपने बहुत अलग अलग नए केस बनाए, आपने लोगों से बयान दिलवाया। जब किसी भी व्यक्ति ने लिकर पॉलिसी के अंदर
मतलब सबूत नहीं मिले इनको, तो एक आदमी को सरकारी गवाह बना के आप सबने देखा, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से भ्रष्टाचार के गलत आरोप लगा। जी ठीक है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां उमर अब्दुल्ला का बयान आ रहा है रुझानों पर कि और लड़ो आपस में, यानी कि वो एक तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं आशीष। बिल्कुल ना, निश्चित रूप से, और ये तंज एक बहुत बड़ा तंज है, ये एक सीख एक तरह से। गोयल साहब, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा। ये उमर अब्दुल्ला ने वो बात कह दी है जो बात अभी तक किसी राजनेता ने नहीं कही। हर कोई अपना अपना डफली अपना अपना राग कर रहा था, उमर अब्दुल्ला ने कह दिया अब और लड़ो आपस में। देखिए, सबसे पहले मैंने बात ये की थी कि सबसे पहले जो आते ही मैंने फर्स्ट इसी बोला था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस ने वही पॉलिसी अपनाई, और जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, देखिए स्वार्थी राजनीति खेल रहे हैं, सारी जो पार्टी है राजनीतिक पार्टी स्वार्थी राजनीति है। आम आदमी पार्टी का अपना एक स्वार्थ था, उन्हें अपने स्वार्थ में लगा के हम दिल्ली के शायद बादशाह हैं, हम दिल्ली के अनबीटेबल हम पार्टी है, तो हमें अकेले लड़ेंगे, हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस को उन्होंने कोई भी स्पेस देने की जरूरत नहीं समझी। जो लोकसभा के अंदर उन्होंने अलायंस था, दिल्ली के अंदर उन्होंने मानने से मना कर दिया, पंजाब के अंदर भी उन्होंने सेम यही करा। तो जहां पे उनका पलड़ा भारी था उन्होंने साइडलाइन कर दिया कांग्रेस को। अच्छा, एक चीज और इन चुनावों में हमने एक चीज और देखी, मैं पिछले और चुनावों को जोड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था वो स्टैंड अपनी जगह पर है, चाहे वो 2015 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, और उससे पहले भी बीजेपी एक कॉमन फैक्टर रही है। बीजेपी का वोट परसेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन जो बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमने देखा, एक तरफ कांग्रेस सत्ता से गायब हो गई, फिर विपक्ष से गायब हो गई, फिर विधानसभा से ही गायब हो गई, उसके बाद वापसी हुई नहीं हुई, अब इस बार वो पता चल ही जाएगा। लेकिन बीजेपी एक कांस्टेंट थी जो अब एक वल्केनो बनकर उभर रही है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। एक बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। जी बिल्कुल, भाजपा वॉल्केनो की तरह जरूर बिल्कुल ज्वालामुखी बन के आई है, और इस उसके बहाव के अंदर बड़े बड़े जो दिग्गज हैं इनके वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनके बड़े तीनों चेहरे थे, चाहे मनोज सिसोदिया जी, आतिशी जी थी, चाहे खुद केजरीवाल जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बड़ा कि इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है, उलटफेर वाली बात है कि दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी थी। पहले से इस बात के क्यास लगाए जा रहे थे कि ये हारेंगे, भाजपा की वापसी दिल्ली के अंदर होगी, भाजपा सरकार बनाएगी, और एक गुड गवर्नर जो मोदी जी का जो था डबल इंजन सरकार, वो शायद दिल्ली को जो प्रगति मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए दिल्ली डिजर्व करती है, जो आज तक नहीं मिली, वो शायद हम आने वाले टाइम में देखें कितनी तरक्की दिल्ली करेगी हर क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे रोजगार है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये विकास हम देखने जा रहे हैं। और जिस तरीके अगर भाजपा का मुझे लगता है कि ये 25-27 साल का जो वनवास खत्म हुआ है, आने वाले 25 साल भाजपा ही दिल्ली के ऊपर शासन करेगी। लेकिन आप ये जान जाइए कि 27 साल का वनवास यहां पर बीजेपी का खत्म होगा, और इस बार दिल्ली में ईवीएम मशीन एक बार फिर से बदनाम हो जाएगी। बिल्कुल रेनू, और वनवास के बाद जैसा कह रहे गोयल साहब, वनवास के बाद तो फिर राज्याभिषेक की बारी होती है। अगर हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी जुड़े हुए हैं, कुंदन भाई अगर आप जुड़े हुए हैं तो हाँ कहिएगा, आपसे एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा उमर अब्दुल्ला के बयान पर। वो कह रहे हैं कि और लड़ो आपस में। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी ने जो कहा है कि और लड़ो आपस में, अब किसके संदर्भ में कहा है ये तो मैं नहीं समझ पाया। ये इंडिया गठबंधन के संदर्भ में उनका ये अगर ये कहना है कि और लड़ो आपस में, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शुरू से साफ था कि दिल्ली के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और जो भी हमारा गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए कभी था ही नहीं। हमने किसी प्रदेश के अंदर किसी भी दल के साथ में चुनाव लड़ने की कोशिश ही नहीं की, तो दिल्ली के अंदर ये कैसे संभव था? हाँ। ये इनको समझना चाहिए उमर अब्दुल्ला जी को। उमर अब्दुल्ला जी भी हमारे अलायंस के अंदर, लोकसभा के अलायंस के अंदर हमारे साथ में रहे हैं। हाँ। और उनका बयान मतलब जो है मेरी समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही अपना स्टैंड साफ रखा था। हाँ। और इस बारे में उनको अगर ये ऐसा लगता है तो वो हो सकता है आप आदमी पार्टी से ज्यादा रुष्ट नजर आते हो उमर अब्दुल्ला जी, और उसके संदर्भ में कहा हो। ठीक, एक चीज और मैं कुंदन भाई से यही सवाल रहेगा मेरा, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनाने की जरूरत थी कि आप लोकसभा चुनाव में हाथ मिला रहे हैं और विधानसभा चुनाव में वही हाथ फिर गले तक पहुंच जा रहे हैं? कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रही है कुंदन जी?
आपकी आवाज स्पष्ट नहीं। हेलो, आप सवाल दोहरा देंगे? जी, मैं सवाल यही दोहरा रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के मंच पर एक साथ थे, हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे। अब वही विधानसभा चुनाव में हाथ गले तक पहुंचा दिया, गले दबाने पर तैयार हो गए, एक दूसरे पर खूब छीटाकशी की है। जी कुंदन जी, सवाल यही आशीष का, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं कुंदन जी? रिजल्ट आने तक कुंदन जी की आवाज स्पष्ट, आवाज ठीक, आवाज जनता तक भी स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। बता दीजिए कि कांग्रेस इतना पीछे क्यों, सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है? ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी भी शायद यही बोल रहे थे कि इनका स्टैंड ही गलत है, इन्होंने गलत स्टैंड दिया। क्या प्रॉब्लम है? कुंदन जी के साथ आवाज नहीं जा रही, मैं फिर से प्रयास करूंगा, बात करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। हम जलाल जी से ही सवाल पूछ सकते हैं आशीष, कि जो गले लग रहे थे वो अचानक से ऐसे बिफरे कि एक दूसरे पर खूब बयानबाजी की गई। जलाल जी, ही कांग्रेस पार्टी ने बयानबाजी शुरू की और मुझे लगता है कि ये पार्टी लाइन तय करती है कि कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। दिल्ली में पहले ही तय किया गया कि भाई अलग अलग चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और जहां भी आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ती आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज विषय नहीं है, आज विषय ये है कि दिल्ली की जनता का मैंडेट जो है, जो आपको अभी रुझानों में दिख जलाल भाई है, विषय है, बिल्कुल प्रासंगिक विषय है। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आप भी कहेंगे कि हाँ प्रासंगिक है। ठीक है, आपकी 25 सीटें आ रही, मुझे लगता है आपको तो आवाज ठीक से आ रही होगी, और अभी रुझान है ठीक ठाक आपको मिल रहा है, जनता ने कुछ ना कुछ भूमिका आपके लिए भी तय की है। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होता क्या कि आप लोकसभा चुनाव में तो एक दूसरे के हाथ मिलाएं, फिर जब विधानसभा चुनाव में वो एक दूसरे के सामने तलवारें खींचे खड़े, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए, वोटर्स के लिए थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि एक स्पष्ट स्टैंड रखना चाहिए था? की बात से मैं सहमत हूं। कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता मतलब साथी थे, और आपने उससे पहले बताया कि उमर अब्दुल्ला जी का कोई वक्तव्य आया है, मैंने अभी उसके बारे में कुछ सुना नहीं है, लेकिन जहां तक आपका कहना है कि भाई कार्यकर्ताओं के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो ये चीजें पार्टियां तय करती हैं, और दोनों पार्टियों ने तय किया कि हमें अलग अलग चुनाव मतलब लड़ना है, और राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी की अपनी एक मतलब हर एक पार्टियों की अपनी एक विचारधारा जी। और टेंट के अंदर बगैर कपड़े के साधु संत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से, अपनी भक्ति भावना से वो जो साधना कर रहे हैं, मौन साधना कर रहे हैं, और ये जो खास करके तो देखिए अवसरवाद की राजनीति होती है, ये अक्सर देखा जाता है। ऐसा तो नहीं जलाल जी कि हरियाणा के नतीजों के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सोचा होगा कि नुकसान हो, इस वजह से अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं। एक साथ सीट है वहां दिल्ली में, वहां भाजपा की बुरी तरह से हार हुई थी, और जहां भी दलित मतदाता अधिक रहे वहां भाजपा की हार हुई थी। आज मैं आपकी ही लोअर ब्रेकिंग में जब विधानसभा क्षेत्रों के नाम पढ़ रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि जो रिजर्व सीट है और जहां निर्णायक रूप में दलित मतदाता है, वहां बीजेपी जीत रही है। जहां पूर्वांचली मतदाता निर्णायक रूप में है, वहां बीजेपी जीत रही है, और बहुत हद तक जहां मुसलमान मतदाता निर्णायक रूप में है, वहां भी काफी सीटों पर बीजेपी आगे बनी हुई है। मतलब साफ है कि 2015 में जिस पूरे क्लास ने चुनाव में बीजेपी से दूरी बना ली थी, ठीक 10 साल बाद 2025 में वो सारे लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस 10 साल में उन लोगों को यह एहसास हो गया कि वो जिनके साथ खड़े थे वो उनको ठग रहे थे, वो उनको मूर्ख बना रहे थे, और उन्हें विश्वास हो गया कि बीजेपी ही हमारी पार्टी है। वो चाहे पूर्वांचल के लोग हों, चाहे दलित हों, चाहे जाट गुर्जर, चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमानों को लेकर एक भ्रम फैलाया जाता रहा कि भाजपा तो मुसलमान विरोधी है। ये अब मुसलमान भी समझने लगे कि ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये देश में हिंदू मुसलमान करवा के देश का बंटवारा चाहने वाली शक्तियां हैं, और इसलिए अब मुसलमान भी भाजपा के साथ खड़े होने लगे हैं। निश्चित तौर पर भाजपा ने मेहनत की, भाजपा के एक कार्यकर्ता ने मेहनत की, और तब ये विश्वास उन मतदाताओं के बीच बढ़ा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा मान नहीं रहे हैं आसिफनाथ जी। अगर दिव्यांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के, वो तो यही कह रहे हैं कि अभी भी उनका दावा बरकरार है। 25 पर अटक गए दिव्यांशु जी। ये तो भी शुरुआती रुझान है, जैसा कि मैंने बोला, और ये बात करते हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे हैं मुफ्तखोरी की, फ्रीबीज की।
तो एक चीज मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, जनता के हक को देना मुफ्तखोरी नहीं होता है। अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देना मुफ्तखोरी नहीं होता है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना मुफ्तखोरी नहीं होता है, ये जनता का हक होता है। फ्री वीज क्या होता है ये मैं बताता हूं। फ्री वीज होता है 15 लाख करोड़पति 15 लाख करोड़ उद्योगपति का लोन माफ करना फ्री वीज होता है। 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के नाम पे सिर्फ 4% बजट एलोकेट किया जा रहा है। और बात करते हैं देश को, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की, तो बिना शिक्षा के देश को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे, इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये बात आप क्या जी हाँ ये बार बार शिक्षा के बजट पर कह रहे हैं, उन्होंने होमवर्क तो ठीक किया है लेकिन तैयारी अधूरी रह गई है इनकी। दिल्ली सरकार के बजट से 350 गुना बड़ा बजट है केंद्र सरकार का। अब ये तुलना कर रहे हैं केंद्र सरकार के बजट और दिल्ली सरकार के बजट की, आपकी तैयारी थोड़ी अधूरी रह गई है। आपकी किसी भी स्टेट में आप अपने किसी भी स्टेट में आप बताएंगे कि किसी भी स्टेट में आपका दिव्यांशु जी एक बात और बोल लेने दीजिए, एक लाइन और जोड़ूंगा कि आप बार बार कह रही हैं कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस का आपको कहां झटका है भाई? पिछले 2 चुनाव में तो वो पार्टी 0 पर आउट हुई है। कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। 3 बार से लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की। 0 पर आउट होने वाली पार्टी को अब क्या झटका लगेगा बताइए? अब क्या आप लोग चाह रहे हैं? मेहनत तो करेंगे, पर आउट है वो पार्टी। मेहनत तो की है ना सर, हर बार परिणाम का एटलीस्ट इंतजार तो करेंगे वो लोग भी कि जो मेहनत की है कुछ तो रिजल्ट मिले। चलिए ठीक है, कांग्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं तो कमल ठाकुर के पास लिए चलते हैं। कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस प्रवक्ता। कमल ठाकुर जी, उनको आपको तो कंपटीशन में माना ही नहीं जा रहा, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी कह रही है आपको झटका क्या लगेगा, आप तो पहले ही 0 पर आउट हैं। देखिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस को झटका लगेगा, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने ही बीजेपी को झटका दिया। देखिए, हम लोग जनता के वोट पर विश्वास करते हैं और बीजेपी का हालात ये है कि 5 महीना में 39 लाख वोट बढ़ा के चुनाव जीतने का प्रयास करती है, तो दोनों में अंतर है। हम लोग सीधा जानते हैं कि जनता जो मैंडेट हमको देती है, हम हारे या जीते, मैं जनता का स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि आखिर बीजेपी जो है 5 साल में 32 लाख महाराष्ट्र में वोटर बढ़ते हैं और 5 महीना में 39 लाख कैसे बढ़ जाते हैं, ये टेक्निक हम लोग नहीं सीख पाए 70 साल में। जो बीजेपी 10 साल में चुनाव आयोग को पंगु बनाकर और चुनाव जीतते जा रही है। सवाल जो है जनता के विषय का है कि आप चुनी हुई सरकार देश में चाहते हैं कि लुटी हुई सरकार चाहते हैं। और ये आप लोग रोना रोते रहते हैं इस बात। इसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है सर, और हम यहाँ चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन के नहीं बैठे हैं। आपको अगर डाउट है और जाइए सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग। रोना और अपनी बात को कहना, ये 2 बात है। कभी भी हम लोग रोना नहीं रोते हैं, हम जनता के सवालों पर अपने सवाल करते हैं। कोई रोना नहीं जवाब कौन देगा? डेमोक्रेसी में कोई रोना नहीं रोता है। रोना बोल रहे हैं, देश में इस तरह का अत्याचार हो रहा है, चुनाव आयोग जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हो पा रहा है। आखिर हम किससे सवाल करेंगे? क्योंकि हर बार जब मैं सवाल कर रहा हूं तो आप उसको बोलिएगा रोना। आप डाउट है सर, आप मैडम आप सीधा शिप्रा जी, ये पंचायती तो टीवी चैनल पर हो नहीं सकती, और ये लोग सिर्फ टीवी चैनल पर ये बात बोलते हैं। आपको डाउट, आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गए इस मामले में? आप टीवी चैनल पर चैनल हो, आप टीवी चैनल में लीजिएगा। सारे टीवी चैनल को तो आप खरीद के बैठे हैं, सारे टीवी चैनल को खरीद के बैठे रखी हैं, तो विपक्ष दिखेगा कहां से? जब सवाल हम उठाते हैं तो मैडम आप लोग भी कम से कम इस बात को समझिए, सब जो आपने कहा कि हम रोना रोते हैं, हम सवाल करते हैं। नहीं, आप जो ये टीवी चैनल बैठ के टीवी चैनल पर ही आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं से सही नहीं है। ये नहीं सुनने के लिए आपको हमने बुलाया है सर, हमने बुलाया है। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना कि आपने क्या तैयारी की? आपने एक दिन चुनाव आयोग पर डिबेट करा के बनाए गए सर, एक सीट पर, बस एक सीट। झारखंड चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया तो वो सही लग गया आपको? झारखंड में आप जीत गए, सरकार बना ली, तो वो सही हो गया? क्या गलत हो रहा है? सुन लीजिए, आप सुनिएगा तब बोलेंगे ना। हम नहीं, हम सुन ही रहे हैं सर, लेकिन आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, भारत का ऐसा एक गांव नहीं मिलेगा
जी भारत का कोई ऐसा एक गांव नहीं मिलेगा जहां कांग्रेस को एक वोट देने वाले लोग नहीं है। और जितनी पार्टियां देश में है वो क्षेत्रीय बन के रखी है। बीजेपी भी ऐसा पार्टी है जो पूरे भारत के गांवों में वोट नहीं ले पाती है। तो आज ठीक है, आज जनता को बरगला के आप चुनाव में अपने को साबित कर लिया है कि मैं बेहतर हूं, लेकिन जनता ये भी जानती है कि आपको 2 सीट भी इस देश में दिया था जनता ने। अब इस बात को मानिए सर, जनता हमारे साथ है। कोई एक गांव नहीं है जहां लेकिन जो लोग बरगला के जनता को अभी रखे हुए, वो जनता केवल मेरे साथ अभी नहीं है, वो भी लौट के आएगी। क्यों नहीं है? यही तो सवाल है, यही पूछा जा रहा था। शिप्रा जी, ठीक है, जवाब दे रहे हैं शिप्रा जी। हाँ, शिप्रा जी, इन्होंने कहा कि भारत उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए, इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है, और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को, सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र